कि जब तक रिजर्वेशन के पूरे प्रावधान नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसको विड्रॉ करिए। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड है। यद्यपि ये बात सही है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के ज़माने से शुरू हुई और वो अव्यवस्थित एक व्यवस्था थी जिसको मर्जी आए उसको बना देते थे। रिजर्वेशन के बिंदु पे प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े मिलते हैं। इस प्रकरण में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, SC, ST, OBC के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। एक ही मांग कर रहा था कि ये जो बैकडोर एंट्री आप करा करके बड़े बड़े पूंजीपति जो घराने हैं उनके लोगों को आप इसमें एंट्री कराना चाहते हो, क्योंकि उनको कैसे फ़ायदा मिले इस तरह की पॉलिसी आज बनाना चाहते हो और RSS की विचारधारा वाले लोगों को हर डिपार्टमेंट में ला करके सरकार पे घोषित रूप से कब्जा कराना चाहते हो। ये सारी की सारी बातें उठाने के बाद में जो माहौल इस देश में अब बना है वो पूरी तरीके से मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ है। ये लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं।
स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की। हम बात करेंगे लेटरल एंट्री को लेकर, जिस तरह की सियासत चल रही थी उसको लेकर। जैसे ही यूपीएससी के इश्तिहार में पता चला कि 45 वैकेंसीज हैं और लेटरल एंट्री के माध्यम से इन्हें भरा जा रहा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या लेटरल एंट्री या किस स्तर के अधिकारियों के इसमें नियुक्ति मिली। सियासी पारा तब चढ़ा जब कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जब कहा कि बिना आरक्षण के सरकार बैकडोर एंट्री अधिकारियों की करना चाहती है और इसमें यूपीएससी कम और संघ पैटर्न यानी कि आरएसएस के पैटर्न को आधार बनाना चाह रही है, और वहीं से सियासत गरमाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीओपी मिनिस्ट्री को कह करके और एक लेटर यूपीएससी को भिजवाया है। उनके निर्देश पे लेटर भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि यूपीएससी लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाए। तो फिलहाल के लिए उसे स्थगित किया जा सकता है। हालांकि यूपीएससी भी अपनी एक नोडल एजेंसी है, वो संवैधानिक एजेंसी है, आप उसको आदेश नहीं दे सकते, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट निकालती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। माध्यम भर्ती का यूपीएससी है। तो चलिए इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और जैसे ही ये बात पता लगी तो विपक्ष हमलावर हुआ। विपक्ष का कहना है कि सरकार की ये बैकफुट है और क्यों टर्न है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में इस वक्त सीनियर लॉयर एके जैन साहब हैं और प्रमोद वशिष्ठ साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के जानू साहब हमारे साथ भाजपा से हैं, पंकज शर्मा जी हमारे साथ में कांग्रेस से हैं। मैं जैन साहब आपके पास में आना चाहूंगा। आर्ग्यू ये दिया जा रहा है वर्तमान सरकार की ओर से कि सेकेंड प्रशासनिक सुधार आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया है कि इस तरह से आप जो माफ करेगा जो एक्सपर्टीज हैं आप उनको पैनल में ले सकते हैं और उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, स्पेशल सेक्रेटरी, इस तरह के डिप्टी सेक्रेटरी इन पदों पर लगा सकते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैं पढ़ रहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स की लेटरल एंट्री पर कभी कुछ विवाद हो गया, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है ये। तो क्या लगता है इसमें पॉलिटिकल प्रेशर के कारण या फिर एक लेटरल एंट्री ऑब्लिगेशन का एक जरिया बन गई है? क्या कारण क्या माने इसमें? देखिए, संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 309 में एक नौकरशाही की जो कल्पना की थी, उसमें नौकरशाही को कुछ सुरक्षाएं प्रदान की थी और उसका उद्देश्य था कि राज आते रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पर जो पब्लिक सर्वेंट्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उनकी जिम्मेदारी रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली काम करने की है। और इसीलिए यथासंभव ये प्रयास किया गया था कि भर्तियों के मामले में, नौकरियों के मामले में राजनीतिक दखलंदाजी न होकर एक तो उनका निश्चित टेन्योर हो नौकरी का और एक निश्चित नियम हो जिसके तहत वो काम करते रहें और कार्रवाई करते रहें। जो विशेषज्ञ होते हैं, कई जगह विशेषज्ञ सेवाओं की जरूरत पड़ती है, वहां पर से हमेशा से ये रहा कि विशेषज्ञों की भर्ती की जाती है, पर सामान्य ब्यूरोक्रेसी में, सामान्य प्रशासन में लेटरल एंट्री जैसी समस्या की बात कभी नहीं रही। सिर्फ विशेषज्ञों की जब जरूरत पड़ती है, वैज्ञानिकों की जरूरत है, या आपको जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स की जरूरत है, या डिफेंस एडवाइजर्स की जरूरत है, या इस तरह के लोगों की जरूरत है, तो उसके लिए एडवाइजर्स हमेशा से लिए जाते रहे और लेते जाते रहेंगे। परंतु जो नई बात वो की जा रही थी कि एक प्रयास ये की जा रहा था कि हर स्तर पर ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही के हर स्तर पर कुछ लोगों की लेटरल एंट्रीज करती जाए। वैसे होती भर्ती, आईएएस भर्ती होता है, आरएस भर्ती होता है, एक बाबू भी भर्ती होता है, तो उसका एक सिस्टम होता है, धीरे धीरे प्रमोट करते हुए, चाहे न्यायपालिका में भर्ती होती है, सब जगह भर्ती होती है, एक सिस्टम है, उसके साथ धीरे धीरे उनका अपना प्रमोशंस होता है और उसके साथ साथ वो पदों पर पहुंचते हैं। पर आप लेटरल एंट्री का एक कंसेप्ट इस हिसाब से डाला गया कि हर लेवल पर कुछ भर्तियां बिना जो प्रॉपर एग्जाम से या बिना जो जिस तरीके की आपकी जो रिगरस प्रक्रियाएं होती है उनके बिना ले लिया जाए, और उसमें रिजर्वेशन का भी प्रावधान नहीं रखा गया था। बाकी जितनी भी भर्तियां सब में एक सिवाय न्यायपालिका की, उच्च न्यायपालिका की भर्तियों को छोड़कर बाकी सब जगह आरक्षण का प्रावधान रखा गया, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसलिए वहां आरक्षण का प्रावधान शायद नहीं रखा गया होगा। बाकी सब जगह यानी इवन
डीजे एडीजे लेवल तक भी आरक्षण का प्रावधान है, सिर्फ हाईकोर्ट के लेवल पर आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया। तो जो लेटरल भर्तियों का किया गया, एक तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया कि भर्ती किस लेवल पर और किस योग्यता के लोगों की जाएगी, और आरक्षण के लिए बल्कि एक जो स्टेटमेंट आया वो आया था कि लेटरल भर्ती में आरक्षण नहीं होगा, या क्योंकि कुछ ही पद होते हैं इसलिए वहां आरक्षण नहीं किया जाएगा, और जिसको लेकर विरोध हुआ और उसको लेकर सरकार को पीछे हटना पड़ा। पर बेसिकली हर लेवल पर, वैज्ञानिक लेवल पर या एक्सपर्ट लेवल पर लेटरल भर्ती या लीगल एडवाइजर्स लिए जाते हैं, हमेशा से लिए जाते रहेंगे, हर राज्य में लिए जाते हैं। पर जो 309 का हमारा बेसिक ढांचा है उसमें अगर हर लेवल पर आप नियमित भर्ती की बजाय लेटरल एंट्री करने लगेंगे तो ये संविधान के मूलभूत ढांचे पे भी चोट होती है। और जो एक ब्यूरोक्रेसी किया था जो राज्य के प्रति जिम्मेदार हो, हालांकि स्थिति विकट हो गई है, अब राज्य की बजाय राजनीतिक दलों की तरफ जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है, परंतु जो ऑब्जेक्ट था कि ये संविधान के और कानून के हिसाब से काम करें, किसी राजनीतिक दल के हिसाब से काम नहीं करें, उस पर ये चोट लगती हुई और विशेष रूप से आरक्षण को चोट लगती हुई, इसके कारण सरकार ने लगता है कदम पीछे खींचे। पर हर लेवल पर अगर लेटरल एंट्री की जाएगी तो ये कानूनन टिक नहीं पाएगी। जी बिल्कुल प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। लेटरल एंट्री पर पहले कभी विवाद नहीं हुआ, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि लेटरल एंट्री और विवाद कहीं कुछ हुआ क्या, तो कभी ऐसा आया नहीं। 1950 में एक्सपर्टीज के नाम पे दिया, 1959 से इसको लेटरल एंट्री के रूप में देखा गया। 2018 से वर्तमान सरकार ने कहा कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लेटरल एंट्री दी जा रही है, और आर्ग्यू ये दिया जा रहा है वर्तमान सरकार की ओर से कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी यही किया। कोई कह रहा है 2010 से चल रहा है, कोई इससे पहले से बता रहा है, खैर। लेकिन अभी 45 वैकेंसीज की जो बात आई उसको लेकर के विवाद गरमाया, और कांग्रेस का कहना था कि इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है और इसको एक संघ मॉडल यानी कि आरएसएस के मॉडल पे भर्ती की जा रही है, उनके लोगों को इसमें बैकडोर एंट्री दी जा रही है मुख्य पदों पर। खैर चलो जो भी होगा, लेकिन अब क्या लगता है आपको, अभी तक कभी आरक्षण का प्रावधान इसमें हुआ नहीं है। इसमें एक्सपर्टीज के नाते जिन लोगों का विशेष योग्यता रखते हैं उस आधार पे इन्होंने भर्ती का एक प्रावधान रखा है। कुछ लोगों का आर्ग्यू है कि 3 में इसको 5 साल के लिए किया जाना चाहिए। अब क्या लगता है, अगर वोटिंग या सरकार के सहयोगियों की प्रेशर में अगर सरकार यूटर्न ले रही है इसमें, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें आरक्षण की एंट्री भी हो सकती है? देखो योगेंद्र जी, भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक लेटर में पूरी तरह स्पष्ट किया है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और उन्होंने साफ साफ, जैसे अभी बता रहे थे अजय जैन साहब, कि इसमें प्रावधान रहा ही नहीं। इसमें जो आरक्षण का प्रावधान है वो तो है ही नहीं, और सरकार इस बात का कोई विरोधी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार इस बात का विरोधी नहीं है कि कोई आरक्षण SC ST वो इसमें भर्ती ना हो, लेकिन जो पैटर्न पुराना चला रहा है उसको सरकार कैसे बदल दे कि वही आरक्षण। और मेन जो चीज है तो राहुल गांधी जो उठा रहे हैं कि ST ST और OBC इनके साथ अन्याय है, तो ये जो उठा रहे हैं, तो ये प्रावधान इस लेटर एंट्री में नहीं है। अब इसको देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह लेटर एंट्री से ही सलाहकार बने थे उद्योग वित्त मंत्रालय, और उसमें और इसमें अपने 2 बार ये बने, है ना। कई लोग IG पटेल है, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया है, कई लोगों को बनाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद ने फिर बनाया था उनको। उर्जित पटेल गवर्नर है, ये काफी इंदिरा गांधी ने बनाए हैं, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी उससे बनाए हैं। कुरियन जो थे उनको, सोंधी जी को इंदिरा गांधी ने सलाहकार बनाए। तो ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अभी जो देश में एक जो राजनीतिक मुद्दा ये पूरी तरह से चल गया है, तो ये कोर्ट में जाके और वो करके जो विवाद है वो दरअसल मेन ये है कि आरक्षण जो मिल रहा है उनको भी इसमें एंट्री के शामिल करने का मुख्य विवाद नजर आ रहा है पूरी तरह से। तो लोकसभा में भी पूरी जो बहस हुई थी, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी बोले SC को ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, तो निर्मला सीतारमण जी ने एक बड़ा जवाब भी दिया था कि आपके जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, राजीव गांधी के जो इसमें कितने SC हैं जरा लिस्ट हमको दो। तो ये राजनीतिक मुद्दा बन गया निश्चित रूप से। और जो कल भारत बंद का ऐलान होने से भी हो सकता है कि प्रेशर हो। अब प्रेशर में तो एडवर्टाइजमेंट तो प्रेशर में लिया गया है
इसमें कोई मतलब शक शुबा नजर नहीं आ रहा, जो विशेषज्ञ जो बता रहे हैं पूरी तरह से। और लेकिन अब आने वाले समय में इस पे बड़ा विवाद भी होने की संभावना है, और मुझको नहीं लगता कि अब लेटर एंट्री अभी हो जाएगी बिना आरक्षण के। अब तो शायद संशोधन इसमें करना ही केंद्र सरकार को पड़ सकता है, क्योंकि विवाद बड़ा खड़ा हो गया है, अब छोटा नहीं। जी बिल्कुल, पहली बार, क्योंकि एक संख्या भी ज्यादा है और उसके लिहाज से ये एक विवाद का मुद्दा भी बन गया है। मैं चले पंकज शर्मा और साथ कांग्रेस से हैं। पंकज, आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस लगातार कह रही है कि इसमें आरक्षित वर्ग की उपेक्षा की जा रही है, और दूसरा, जब इसमें ऑर्डर निर्देश जारी किए प्रधानमंत्री ने, तो कह रहे हैं कि यू टर्न है उनका, डर गई सरकार। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ये तो पहली बार हुआ नहीं कि लेटरल एंट्री, ये तो 1950 से सिलसिला चला आ रहा है। देखिए योगेंद्र जी, लगातार इस पर हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, खड़गे जी, लगातार पिछले कुछ सालों से लगातार हमारी पार्टी इस पे बात कर रही है कि जो देश का ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा है या सामाजिक न्याय का जो ढांचा है और जो संविधान है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी काम कर रही है। और कुछ सेलेक्टिव, अगर हम वर्ग को बात करें या कास्ट की बात करें, तो उन्हीं को प्रतिनिधित्व मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि जो लोक सेवा आयोग है, वो लोक सेवा आयोग ना होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आयोग बन चुका है, और उसमें कुछ लोगों की ही एक तरह से कहें कि जो वैकेंसीज हैं उनमें अगर एंट्री की बात करें तो उसकी एंट्री की बात लगातार ये लोग हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा थी, और 4 दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी हम सब लोगों ने देखा कि जो यूपीएससी की वैकेंसी थी उसमें कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया SC ST OBC को, ताकि उनको कोई आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा, उनकी किस तरीके से इसमें इंटरफेरेंस होगा, किस तरीके से उनको अपॉइंटमेंट होगा। वो बात लगातार आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उठाते रहे, और आज उसी आवाज की परिणति है कि केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को बैक स्टेप करना पड़ा, अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और ये संविधान की मूल धारणा भी है कि जो सभी वर्ग है उनको समायोजित करना चाहिए, केवल सरकार के पदों में हो, शीर्ष पदों पंकज, में एक बात कहना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर के लोक सेवक का बाकायदा अनुच्छेद में प्रावधान पहले से हमारे जो बनाने वाले संविधान के शिल्पीकार थे उन्होंने बना लिया था, आगे कभी दिक्कत आई, उसमें कोई प्रावधान नहीं। तो डिमांड क्या है कांग्रेस की, इसमें अमेंडमेंट किया जाना चाहिए या इसी को तुरंत ही आरक्षण लागू किया जाना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि तो प्रावधान ही नहीं है उसमें कोई। डेफिनेटली योगेंद्र जी, और मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पे आप संसद में चर्चा कर लीजिए ना। सरकार देखिए पिछले कुछ सालों से चर्चा से बचती नजर आ रही है, आप चर्चा कीजिए, और चर्चा करके इस पे आप काम कर सकते हैं कि लगातार देखेंगे आप टॉप ब्यूरोक्रेसी समय सभी शीर्ष पदों पर इस तरीके का कोई अभी तक है नहीं, तो कम से कम उस पर कम्युनिकेशन तो हो, डिस्कशन तो हो, सदन के पटल पे डिस्कशन होगा तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट निकलेगा, उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। अभी आप देखिए कि आप लेटर एंट्री वाला मुद्दा हो, उससे पहले अगर वक्फ बोर्ड वाला हो, उससे पहले और भी बहुत सारे हैं, तमाम मुद्दों पर सरकार डिस्कशन करती नहीं, डिस्कशन से बचती है, और उसकी परिणति क्या होती है कि उनको एंड रिजल्ट अपना यूटर्न मारना पड़ता है। तो बेटर रहेगा अभी आपको डिस्कशन करना चाहिए, सदन में पक्ष विपक्ष को साथ लेकर चर्चा कीजिए, चर्चा करके फिर आगे बढ़िए। चलिए, मैं आ रहा हूं आपके पास में, इसका जवाब के जानू साहब देंगे, भाजपा के सीनियर लीडर हैं। जानू साहब, क्या लगता है आपको, कांग्रेस का भी आर्ग्यू आपने सुना, और ये कहना है कांग्रेस का कि विपक्ष की मांग जायज थी, इसी वजह से सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। देखो, इंदिरा गांधी जी जब आपातकाल के बाद, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही सर, बहुत बुलंद आवाज आपकी। इंदिरा गांधी जी जब आपातकाल के बाद सत्ता से बाहर हो गई थी, तो उन्होंने अपने एक सहयोगी को कहा था, और उसने बाद में उनके उस कथन को किताब में कोट किया था कि जब आप पावर में नहीं होते हैं तो अराजक हो जाइए। अब कांग्रेस इस देश में कहीं जिम्मेदारी का भान नहीं लेकर चल रही, हर बात में अराजकता का बिंदु उठाकर चलती है। जिस बायलैटरल नियुक्ति की बात हो रही है, कांग्रेस करे तो होम है, और भारतीय जनता पार्टी करे तो हुड़दंग है, हंगामा है, तुष्टीकरण है, आरएसएस का नियुक्ति है। कांग्रेस ने किसको नियुक्त नहीं किया? मनमोहन सिंह जी, सैम पित्रोदा, विमल जालान, कौशिक बसु, रघुराम राजन, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, नंदन नीलेकणी, कितनी बड़ी सूची है जिनको कांग्रेस ने अपने शासन काल में इस प्रकार की नियुक्ति दी थी। और भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ लोगों को नियुक्त करना चाहती है तो उसमें आरक्षण, उसमें संरक्षण, उसमें संविधान की दुहाई, ये मौका नहीं है किस तरीके से
पंकज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास में, आपको अवसर दूंगा। आपने जो कहा उन्होंने सुना, मैं आऊंगा आपके पास में। सत्ता में रहने की आदत पड़ गई है, हर बात के केंद्र बिंदु में रहने की आदत पड़ गई है। यहां तक चर्चा है कि सदन में किस पर कितनी देर कैमरा चला। अब राहुल गांधी 99 सांसद क्या आगे उछलकूद इस प्रकार कर रहे हैं जैसे उन्होंने भारत फतेह कर लिया हो। कांग्रेस जो है वो हर प्रकार की अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रही है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सरल शब्दों में संकेत के साथ ही इस सारे विषय पर रोक लगा दी है। होगा वही जो कानून कहेगा, लेकिन एक बार इनको अराजकता का मौका नहीं मिले, इसलिए इस प्रकार की नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई। जी, लेकिन प्रमोद जी का भी ये कहना, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इनका कहना है कि देखिए लिया गया तो ये प्रेशर में ही है, और हो सकता है कि अब इसमें प्रावधान बदल करके आरक्षण का भी प्रावधान कर दिया जाए। ये जो सारी बात है, अगर सरकार नाम की एजेंसी से हम काम और क्वालिटी की अपेक्षा करते हैं और वहां रिजर्वेशन नाम की कानूनी ऑब्स्टिकल खड़ी होती है, अगर सरकार और जनता का आदेश होगा निश्चित रूप से इस प्रकार का अमेंडमेंट होगा, लेकिन जब तक अमेंडमेंट नहीं होता तब तक इस प्रकार की बातें कयास हैं। सरकारें चलाने के लिए और सरकार से रिजल्ट देने के लिए जिस प्रकार के विशेषज्ञ और जिस प्रकार के वैज्ञानिक सोच के लोगों की आवश्यकता है, वो आरक्षण से निकलेंगे या फिर सरकार छांट कर उनको अवसर देगी, ये सरकार का विषय है। अब कुल मिलाकर के हमारे देश में संविधान की दुहाई देकर एक छोटा सा कागज लहराकर जो प्रवृत्ति संसद में बनी है वो देश की जनता को समझ में आ रही है, और इन 75 सालों में जितना हमारा इस देश का मतदाता लिटरेट नहीं हुआ, इन 10 सालों में पॉलिटिकल लिटरेसी भी काफी बढ़ी है, और जनता इस बात को समझने लगी है कि कौन मर्जी से कर रहा है और कौन बदमाशी से कर रहा है। सारी बातें सबके सामने स्पष्ट है। चले, मैं जैन साहब के पास में वापस जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है अब आपको, प्रेशर में लिया गया हो चाहे कैसे भी लिया हो, एक प्रावधान रख दिया कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि डायरेक्ट वो एग्जाम फाइट करके नहीं पहुंच सकते, लेकिन लगता है सरकारों को कि उनकी हैसियत, उनकी बुद्धिमत्ता, उसका हमें फायदा लेना चाहिए, और किसी सब्जेक्ट में अगर एक्सपर्ट भी हैं तो उनसे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो देश हित में काम कर सकते हैं। मैं जो समझ पा रहा हूँ लिटरल एंट्री का मतलब ये हो सकता है। एंट्री एक सेकंड, तो अब लगता है कि आपको कि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, क्या इसमें आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है, संविधान में संशोधन करना होगा उसके लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज लेटरल एंट्री और विशेषज्ञों की सेवा लेना दो अलग अलग फील्ड है। क्या राज्यसभा में 4 सदस्य नॉमिनेट होते हैं तो उसे लेटरल एंट्री कहेंगे आप? क्या बिना विधायक और विधानसभा का या लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बने मंत्री बना दिया जाता है तो क्या उसे लेटरल एंट्री कहेंगे आप? कुछ व्यवस्थाएं विशेषज्ञों के लिए हैं, जहां पर अगर आपको साइंटिफिक एडवाइजर चाहिए तो वह नियमित भर्ती की तरह नहीं लिया जा सकता है। कहीं आपको फाइनेंशियल एडवाइजर्स चाहिए, रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कर रही है तो वो प्रमोशन से नहीं की जा सकती। आपको जो विशेषज्ञों की सेवाएं लेना और उसको लेटरल एंट्री के लिए लेटरल एंट्री जो प्रावधान अभी किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं कि सरकारी सेवाओं में हर स्तर पर कुछ प्रतिशत पद लेटरल एंट्री के लिए रखे जाएं, अर्थात जो नियमित भर्ती के थ्रू नहीं आ रहे हैं वहां उनकी भर्ती दी जाए। जो 45 पोस्ट निकाली गई थी वो कोई साइंटिफिक एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स, इनके लिए नहीं निकाली गई थी। और जब एडवाइजर नियुक्त किए जाते हैं तो जो विद्वान लोग होते हैं वो इंटरव्यू देने के लिए नहीं आते, उनको सरकार को उनके पास जाना पड़ता है कि आपकी सेवाएं चाहिए, आप हमारे पास आइए। तो इसलिए ये कहना। दूसरी चीज, अभी मैं बोल रहा, किसी एक डिबेट में एक शब्द आया था कि रिजर्वेशन के नाम से ऑब्स्टेकल पैदा किया जाता। सॉरी, रिजर्वेशन अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, रिजर्वेशन को ऑब्स्टेकल नहीं कहा जा सकता। अगर रिजर्वेशन को ऑब्स्टेकल कोई कहता है तो ये संविधान के विपरीत बात होगी। तो इसलिए जब आप नौकरियों में भर्ती करने की बात कहें, चाहे सीधी भर्ती करें, चाहे प्रमोशन से कहें, चाहे लेटरल एंट्री से करें, उस परिस्थिति में संविधान जनित रिजर्वेशन उसका आवश्यक पार्ट है। ये लेटरल भर्तियां हैं, ये कोई 6 महीने या साल भर के लिए गवर्नमेंट ने
एडवाइजर पर नहीं लिया गया। अटॉर्नी जनरल सरकार नियुक्त करती है, सॉलिसिटर जनरल हर सरकार अपना नियुक्त करती है, एडवोकेट जनरल नियुक्त करती है, तो वो नियमित भर्तियों से नहीं होता है, वो विशेषज्ञ हैं, उनकी सेवाएं बतौर विशेषज्ञ ली जाती हैं। लेटरल भर्ती और विशेषज्ञ सेवाएं दो अलग अलग फील्ड है, और मेरे ख्याल से लेटरल भर्ती को आप विशेषज्ञों की भर्ती से जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 309 में एक ढांचा दिया हुआ है कि हर स्तर पर ब्यूरोक्रेसी की संरचना कैसे की जाएगी। ब्यूरोक्रेटिक भर्तियां और विशेषज्ञ दो अलग अलग क्षेत्र है, उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। तो परिस्थितिवश कि अगर आप नौकरियों में भर्ती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको आरक्षण देना पड़ेगा, अगर आरक्षण आप नहीं देंगे तो ये संविधान के विपरीत होगा। जी बिल्कुल, इसका जो मोटिव था लेटरल भर्ती का, मुझे लगता है कि वो बदल गया है और इसी वजह से अब इसमें विवाद खड़ा होता जा रहा है। प्रमोद जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जिस मोटिव के साथ में एक रास्ता निकाला गया था, या तो उस रास्ते से भटका जा रहा है कि कुछ और मंशा है इसके अंदर, जो विपक्ष इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। जैन साहब जो कह रहे हैं कि इसका मकसद जो है उसके हिसाब से होगा, और अगर आप इसी तरह से कुछ लोगों को आप बैकडोर एंट्री देना चाहते हैं तो फिर आरक्षण का एक अधिकार भी देना होगा। योगेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि जो इसका राजनीतिक पहलू थोड़ा सा अलग हटके मैं आपको बताता हूं। जो भी लोकसभा चुनाव हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान इस बात का झेलना पड़ा कि अगर इनकी 400 सीट आ गई तो संविधान बदल देंगे। इस तरह की जो चर्चाएं चली उससे बड़ा नुकसान हुआ है देश में। बड़े लीडर्स ने माना भी है, विशेषज्ञों ने भी इस बात को माना भी है। अब ये जो लेटरल जो भर्ती का जो ये मुद्दा चला, इसमें यही थोड़ा सा इनको भय शायद लगा, संभव है विशेषज्ञ के राय में, कि क्या संविधान बदल के कहीं ये इस तरह से भ्रष्टाचार पूरा बन पाके इस तरह की नियुक्तियां तो ना कर दें, और ये कहीं हवा ना बढ़ जाए SC/ST में दोबारा से कि भाई ये तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। और जो कल बंद करा था उसमें भी पूरी तरह से इस बात का भी जिक्र किया है कि भाई पूरी तरह अन्याय हो रहा है, लेटरल जो एंट्री कर रहे हैं इसमें नकार दिया गया है, और कांग्रेस बहुत बड़ा इसको मुद्दा लेके चल पड़ी थी। तो वापस लेने का तो ये इसका एक रीजन बड़ा नजर आ रहा है, कहीं कि लोकसभा वाला कहीं यहाँ ना हो जाए, कई स्टेट्स के चुनाव आ रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अब जो पुराना जो ढांचा चला रहा है वो चलो ठीक है, लेकिन जो अब इसमें शायद विपक्ष को भ्रष्टाचार की बू आने लगी, अब उनको थोड़ा सा इसमें जो पुरानी चीज है उसमें बदलाव तो निश्चित रूप से अगर थोड़ा करना पड़े तो कर ही दे। जो आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने माना भी, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री, उसने लेटर में कि प्रधानमंत्री जी की ये कोई मंशा नहीं है कि किसी SC को ST को या किसी को नुकसान हो या किसी की मूल भावना पर वो चोट पहुंचे। हम तो सदा पक्षधर रहे हैं हर चीज के। पूरा 2 पेज का एक लेटर उन्होंने लिखा है सारा उनके। लेकिन क्या लगता है, चलिए एक बार के लिए इससे विड्रॉ कर भी लेते हैं, तो ये जो विवाद चल रहा है, ये कहूं कि जो पॉलिटिकल हमारे यहाँ स्टेटमेंट चल रहे हैं, विवाद चल रहा है, बवाल चल रहा है, ये खत्म हो पाएगा? क्योंकि राजनीति में चीजें ये देखी जाती हैं कि अवसर कौन सा है और कब इसका क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में 2 राज्यों के चुनाव हैं। देखो इस चीज से है ना योगेंद्र जी, एक तो जनता में जो जातिवाद का जहर जो चला है वो तो चले ज्यादा और घुलेगा ही। दूसरा जो अफसरशाही है, अब यहाँ भी ये जातिगत जहर का खेल शुरू हो जाएगा। संयुक्त सचिव का पद होता है, बड़ा पद होता है जो लेटर एंट्री के द्वारा देते हैं। मनमोहन सिंह जी को जो मिला कोई छोटा मोटा पद नहीं, कैबिनेट में केंद्र में जो मिलता है। तो ये विवाद खत्म होता तो अब नजर नहीं आ रहा। और मुझको नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार जो 2 वैसाखियों पर खड़ी हुई है वो कोई बड़ी रिस्क में लेगी, क्योंकि कांग्रेस तो एक बड़ा एजेंडा लेकर इसको चल पड़ी है और उन्होंने तो 3 चीज उठा ली है, SC ST और OBC। वो पूरी तरह राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो भी शायद आपने पढ़ा होगा कि ये जो मूल भावना से इनसे छेड़छाड़ हो रही है। और राहुल गांधी हमेशा ये बोलते ही रहे कि जो 92 कैबिनेट सचिव हैं उसमें 2 OBC के। तो ये मुद्दे, इस मुद्दे पर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार कोई विशेष पंगा ले पाएगी, और शायद हो सकता है कि इसमें आरक्षण का भी वो लागू कर दे। ऐसा विशेषज्ञ जो दिल्ली में बातचीत मेरी कई जगह हुई तो हो सकता है, क्योंकि अगर नहीं करती हैं तो बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। जो लोकसभा में संविधान बदलने के पर आरक्षण हटाने का ये चलता है कि संविधान बदलेंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे, उस चीज से कितना डैमेज
भारतीय जनता पार्टी को हुआ, तो ये रिस्क संभवतः शायद ना ले ये। और अभी हो सकता है कि इसको और आगे मुद्दे को इस चुनाव, ये जो चुनाव आ रहे हैं कई राज्यों के, इसमें टाल दें। लेकिन आज जो लेटर वापस लिया, इससे भी कांग्रेस को ये तो इस तरह से पेश ही हुआ है कि एक तरह से राहुल गांधी की जीत हुई है। बनाई जो भी हुआ हो, राहुल गांधी को जिस तरह से पेश किया कि भाई उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उनकी जीत हुई है। चलिए, हमें जीत और हार से नहीं देखना चाहिए। अगर कहीं कुछ इसमें लेकुना है, कोई सिस्टम में खामी है तो दुरुस्त करनी चाहिए। लेकिन अगर प्रेशर में आपको लगता है कि कुछ बुद्धिजीवियों की एंट्री करना चाह रहे हैं, तो अगर आप प्रेशर में रोक रहे हैं, आपने आइडेंटिफाई कर लिया था कि विषय विशेषज्ञों और इनका फायदा हमें लिया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि सरकार को ये कदम भी नहीं उठाना चाहिए। सरकार को मजबूती के साथ में खड़ा रहना चाहिए कि देश को आवश्यकता है इन लोगों की, तो उसमें मजबूती से रहना चाहिए। मैं पंकज आपके पास में एक बार फिर आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, शॉर्ट में बताइएगा। केवल राजनीति कर रही है कांग्रेस, गुमराह कर रही है, ये कहना है बीजेपी का। नहीं, देखिए, कांग्रेस कोई राजनीति नहीं करी, कोई गुमराह नहीं करी। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में लगातार कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानता इस देश में है, उस असमानता को, वंचितों को प्रतिनिधित्व देने की लड़ाई वो लगातार लड़ते आए। लोकसभा चुनाव में उसी मुद्दे पर जनता के बीच वो गए हैं, और उसी जनता के जो वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात वो लगातार इस माध्यम से कर रहे हैं कि जो प्रशासनिक ढांचा हो, जो संवैधानिक ढांचा हो, और जो अगर हम बात करें जो सामाजिक न्याय हमारे देश का है, उसको दुरुस्त करने की बात यहाँ कर रहे हैं। तो वो अगर दुरुस्त होता है, वैकेंसियों में जो नियुक्तियां हैं, शीर्ष पदों पर वो लोग पहुंचेंगे, तो डेफिनेटली वो देश भी उसमें उत्थान करेगा, और उसी बात को लगातार उठाती रही है पार्टी। जी चलिए, जानू साहब आपके पास में आना चाहूंगा। कांग्रेस जनता के मुद्दे उठाती है, ये कांग्रेस का कहना है, और अभी भी आप देखिएगा जो कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे उसमें कहना है कि ये कांग्रेस की और राहुल गांधी की बड़ी जीत है, जो उन्होंने समय रहते सरकार का इस ओर ध्यान दिलाया। निश्चित रूप से अगर विषय ध्यान दिलाने तक है तो अच्छी बात है, और 45 पदों की जो बायलैटरल नियुक्ति होनी थी, अगर उसमें आरक्षण लागू किया जाता है और सरकार इस विषय को स्वीकार करती है तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। नियुक्ति तो बायलैटरल ही होगी, उसमें उतने लोग आरक्षित वर्ग के शामिल कर लिए जाएंगे, कहीं कोई बड़ा जीत और हार का विषय नहीं है। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार, मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा जो जैन साहब कह चुके। देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो वाकई जो एक्सपर्टीज है, जिन्हें लेना चाहते हैं, जिनकी जरूरत है इस राष्ट्र को, राष्ट्र निर्माण में, और अगर इस धारणा से लिया जाए कि अच्छा 3 ST के भी होने चाहिए, 4 SC के भी होने चाहिए, विषय विशेषज्ञ हर समाज, जाति, धर्म सब में मिल सकते हैं, तो ये सोच के साथ में लेना चाहेंगे इसको बैलेंस, सोशल इंजीनियरिंग लेटरल उसमें करना चाहेंगे, या फिर वास्तव में जो इसका मकसद था उसी के अनुसार भर्ती करेंगे? योगेंद्र जी, मकसद का डिफाइन करने का अधिकार सरकार का विशेषाधिकार है, और वो इस सारे विषय पर जिस प्रकार की आपत्तियां आई है उन पर चर्चा करेगी। अभी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। मैं एक उदाहरण के साथ मेरी बात खत्म करना चाहूंगा। कांग्रेस में यहाँ इंटरनल इलेक्शन होते हैं, और जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो अध्यक्ष होता है, और दूसरे नंबर पर होता है वो उपाध्यक्ष या महामंत्री होता है। थोड़े दिनों में कांग्रेस इस देश में भी दूसरे नंबर की पार्टी होने के कारण सत्ता में साझेदारी और एडवाइस की सलाह इस डेमोक्रेसी को देने वाली है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता के बाहर खुद को सरवाइव करने में छटपटाहट अनुभव कर रही है, और उसी प्रकार का दर्द कांग्रेस के नेताओं के वक्तव्यों में गाहे बगाए आता रहता है। चले, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, लेकिन फिलहाल ये चले, जो भी अभी इसमें आगे रिजल्ट आएंगे और वापस से लेटरल एंट्री की एंट्री कब होती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यूपीएससी के विज्ञापन पर, यानी कि इस भर्ती पर रोक लगा दी गई है। रोक लगाने के लिए कहा गया है, लेटर लिखा गया है, लेकिन अगर सरकार की मंशा नहीं है तो यूपीएससी उस पर रोक लगा सकती है। ये बड़ी बात हमें देखनी होगी। लेकिन जो भी इसका रिजल्ट होगा, कौन इसमें मौका पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन फिलहाल सियासी पारा इस पर जरूर चढ़ गया और इतनी जल्दी थमने वाला भी नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।